हेलो स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम करने वाले हैं 9th सीबीएसई के मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि साइंस के पहले चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी रीमेक कर लिया है फर्स्ट पार्ट का। यस, रीमेक कह रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा पूरा सिलेबस जो है साइंस का कवर किया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ द टर्म। यहां पर पिछले वाले में हमने क्या क्या चीजें करी हुई थी, सॉलिड लिक्विड गैस का कंप्लीट डिफरेंस देखा था हमने। इसके बाद वेरियस टेम्परेचर स्केल्स देखे थे वहां पर, राइट। और इसके अलावा मतलब कौन से प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे कि सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है या लिक्विड को गैस में, इवन सब्लिमेशन, ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई वो वाला वीडियो देख लीजिए। अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं विद दिस टर्म। यहां पर सबसे पहले हम करेंगे मेल्टिंग। पता है भाई, ये सारी चीजें जो मैं यहां बताऊंगा ना, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता हैं, सिर्फ जो है उसको थोड़ा सा ब्रश अप करना है देखा जाए तो। ओके, मेल्टिंग क्या है भाई? मेल्टिंग का मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड में हीट करते हुए बदलना, बस हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। ऐसे ही बॉइलिंग यानी क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, राइट। जिसको मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं, बॉइलिंग को वेपराइजेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज नॉट एनी पॉइंट, दिस इज अ टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच, जैसे मान लो कि इसको मैं हीट कर रहा हूं, पर ऐसा तो नहीं हीट करते ये मेल्ट हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये मेल्ट होना शुरू होता है, स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जैसे मान लो कि गोल्ड अगर मेल्ट होता है 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट विच एनी गिवन सॉलिड, ये लिखना जरूरी है, गिवन सॉलिड। हर सॉलिड जो है उसी सेम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता। गोल्ड का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, हर सॉलिड का अलग अलग होगा। आप बोलोगे सर लकड़ी का मेल्टिंग पॉइंट क्या, वुड का, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर पहले आ जाता है। मतलब आप हीट करोगे तो पहले वो मेल्ट नहीं, पहले वो सीधा जल जाएगा। तो वहां पर इग्निशन टेम्परेचर उसका बहुत क्विक आता है, उसके लिए वो जल जाता है। ओके, सो द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट्स, ये लिखना जरूरी है, स्टार्ट्स मेल्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा? मेल्टिंग पॉइंट अपन सॉलिड के लिए बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड के लिए। सिंपल है यार, द टेम्परेचर एट विच गिवन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई गिवन लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आप हीट करोगे तो 100 डिग्री आने से पहले वो मतलब वैसे कन्वर्जन या बॉइल होना स्टार्ट नहीं होगा। बॉइल होना स्टार्ट कब होगा? एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर लिक्विड का 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अलग अलग होता है। वाटर का 100 डिग्री है, हो सकता है कि भाई किसी और लिक्विड का अलग हो। ओके, मूविंग टू बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच का डिफरेंस। एक्चुअली यहां पर डिफरेंस बताना इन दोनों के बीच में। तो बॉइलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बॉइलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेपराइजेशन। इवेपोरेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। इवेपोरेशन यहां पर अलग चीज है, इसलिए मैं यहां पर आमने सामने लिखा हूं। बॉइलिंग का मतलब क्या है जो हमने ऑलरेडी लिख दिया। देखो, इवेपोरेशन में भी क्या होता है? लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन होता है, और बेसिकली बॉइलिंग में भी और इवेपोरेशन में भी, दोनों में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन पता ही होगा कि भाई हमने कोई लिक्विड अगर हमने रख दिया ऐसे वेसल में, तो वो अपने आप धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, उड़ता है ना। तो भाई उसमें डिफरेंस क्या है वो देखो। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। ये उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। लेकिन जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। ये होता है किसी भी टेम्परेचर पे, नॉट ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पानी को तुम अगर यहां नॉर्मली भी रख रहे हो तो यहां भी वो इवेपोरेट होगा। मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री पे भी वो इवेपोरेट होता है, मतलब कन्वर्जन होता है।
तो यानी दोनों में लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन है, पर फर्क क्या है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, ये होता है एनी टेम्परेचर पे। जैसे वाटर को आप हीट करोगे 100 डिग्री पे वो बॉईल होगा और कन्वर्जन होगी, पर यहाँ पर ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। अच्छा, बॉइलिंग के और इवेपोरेशन में एक और अच्छा पॉइंट आप डिफरेंस का लिख सकते हो कि इसमें होता क्या है बेसिकली, जब आप कोई लिक्विड को बॉईल कर रहे हो, जैसे मान लो कि ये वेसल में मैंने लिक्विड लिया और उसको मैं जब हीट करना शुरू करता हूँ और जब वो बॉईल हो रहा है, तो बॉइलिंग में होगा क्या कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, वो हर पार्टिकल, जैसे मान लो कि वाटर लिया हमने, तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आ गया ना, तो कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है गैस में। जैसे ये वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल भी जा सकता है, कभी यहाँ का भी जा सकता है, कभी एकदम लोअर वाला भी जा सकता है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर एस्केप, कभी सरफेस का भी जा सकता है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है इन केस ऑफ बॉइलिंग। मतलब थ्रू आउट द बल्क, ये पूरे बल्क का कहीं कोई भी पार्टिकल यहाँ पर इस प्रोसेस में एक साथ इन्वॉल्व होता है, इसलिए बॉइलिंग को कहते हैं कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बल्क मतलब ओवरऑल, मतलब सारे पार्टिकल्स, पूरे जो सिस्टम के पार्टिकल्स है वो सारे एक साथ इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। वेयरएज इवेपोरेशन के बारे में कहा जाता है कि भाई इवेपोरेशन इज ओनली अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्यों? क्योंकि एट अ टाइम ओनली सरफेस के पार्टिकल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लो हमने ये ले लिया कोई लिक्विड, और जैसे वाटर ही ले लो यार, सबसे अच्छा तो वाटर ही है। अब अंदर के पार्टिकल्स यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते इस प्रोसेस में। देखो इवेपोरेशन में बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। आप इस बात को समझो, बहुत बहुत लॉजिक है ये। यहाँ पर देखो, जैसे एक मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं सरफेस, थोड़ा जूम कर लेते हैं, लो भाई जूम कर दिया हमने, ये एक मॉलिक्यूल है, ये उसके पड़ोसी मॉलिक्यूल है, यहाँ वाला दूसरा पड़ोसी मॉलिक्यूल, ये उसका मतलब जितने भी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है वो मैंने दिखा दिए। और स्पेशली मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो सरफेस पे है। सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो, उनको देखो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो ऑब्वियसली हीट चाहिए। बॉइलिंग में तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इवेपोरेशन में हम नहीं कर रहे हैं, तो हीट कहाँ से आती है? हीट आती है सराउंडिंग से, यानी आसपास से, लिक्विड के अंदर से, ऊपर से, कहीं से भी उसको जो भी थोड़ी बहुत हीट मिलती जा रही है वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता जा रहा है और अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, उसके आसपास के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरे मॉलिक्यूल से जो इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करना होगा। तो अगर उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि भाई वो सराउंडिंग से ले रहा है एनर्जी, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भाई वो इस फोर्स को ब्रेक करके और मोक्ष प्राप्ति कर सके, निकल सके इस दुनिया के जंजाल से, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज इवेपोरेशन। मतलब जैसे बॉइलिंग में हीट नीचे से यहाँ से हम सप्लाई करते हैं, यहाँ पर हीट क्या हो रहा है? ऊपर से, या फिर जितने मतलब सराउंडिंग का जो हीट है वो अज्यूम करता है पार्टिकल, और स्पेशली कौन से पार्टिकल? सरफेस वाले पार्टिकल। तो याद रहे कि इसमें जो सरफेस वाले, जो टॉप वाले पार्टिकल्स हैं वही एट अ टाइम क्या होता है? इवेपोरेट होते हैं, अंदर के पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते। सो इसके लिए हम इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं, बिकॉज सरफेस वाले पार्टिकल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज तो समझ ली। और एक और चीज समझो कि इवेपोरेशन जो है इट कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कैसे होती है सर? जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर मैंने पानी रखा और थोड़ी देर में समझो कि इवेपोरेट कर रहा है, मान लो पंखा चलाएगा ताकि तेजी से इवेपोरेट हो, तो क्या होगा? वहां पर ठंडा लगेगा, है ना? क्यों होगा? बिकॉज इवेपोरेशन के लिए मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए? लिक्विड से गैस में बदलने के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकि वो बॉन्ड्स को, आसपास के जो फोर्सेस है उनको ब्रेक करके वो निकल सके, एस्केप हो सके। और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कहाँ से ले लेंगे? हमारी बॉडी से। तो अगर वो पार्टिकल इवेपोरेट होने के लिए मेरे बॉडी से एनर्जी ले जा रहा है, हीट ले जा रहा है, तो मेरे को कूलिंग का इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, है ना? अगर वो हमारी बॉडी से हीट विड्रॉ कर रहा है तो हमको कूलिंग लगेगी, इसलिए इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ओके, इसके बाद फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की स्पीड कौन सी बातों पे डिपेंड करती है, ये हमको बताना। तो बेसिकली 4 बातों पे डिपेंड करता है, और ये समझाने के लिए बहुत आसान है हमको। मतलब अगर हम कपड़ों का सूखना ये अगर अज्यूम करें, मतलब गीले कपड़े हमने रस्सी पे डाले हैं तो वो कितनी जल्दी सूखते, कौन सी बातों पे डिपेंड करता है? सबसे पहला है
कि मान लो अगर मैंने वही सेम सेट ऑफ कपड़े विंटर में सुखा रहा हूँ मैं, ठंडी के मौसम में, और दूसरा गर्मी के मौसम में, कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे? कौन से वाले? कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ भाई। यस, समर में, राइट? क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फटाफट इवेपोरेशन होगा। यानी पहला फैक्टर तो समझ में आ गया भाई, दैट इज टेम्परेचर। यानी इफ द टेम्परेचर इज मोर, ऑब्वियसली द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो बी हाई। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरे ना, हीट जितना ज्यादा मिलेगा फटाफट ये एस्केप हो पाएंगे, एनर्जी तो चाहिए इनको एस्केप होने के लिए। ओके, दूसरा हम फैक्टर देखते हैं, जैसे कि अगर आपने कपड़ों को जो हमको सुखाने हैं रस्सी पे ऐसे डाल दिए, इकट्ठा करके ऐसे डाल दिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं कपड़े सुखाने का, क्या होगा? कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं। कब सूखते हैं? जब उसको हम एकदम फैला के डालते हैं। क्यों? अभी तो हमने पढ़ा इवेपोरेशन से सरफेस फिनोमेना, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन हाई होगा। तो यानी क्या? इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन सरफेस एरिया। इफ द सरफेस एरिया विल बी मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो बी मोर। ठीक है? और कौन सी बातों पे डिपेंड कर रहा है भाई? इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन, मान लो कि तुमने कपड़े सुखाए और बिल्कुल हवा ही नहीं चल रही, एकदम सुस्त कपड़े ऐसे लटक रहे हैं, है कि नहीं? तो कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं ना। क्यों? अगर मान लो कि हवा चल रही, दूसरी केस में ये धू 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 हवा चल रही है, ये कपड़े धड़धड़ 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 फटाक से सूख जाएंगे यार, है ना? हम घर पे भी बरसात में क्या करते हैं, फैन चालू कर देंगे, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यानी विंड स्पीड बढ़ने से क्या होता है, हवा जो है अपने साथ, उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है, तो हवा अपने साथ वो मॉलिक्यूल्स को उड़ा ले जाएगा वाटर के। तो यानी क्या कि दिस ऑल्सो, इवेपोरेशन का स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, या इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है विंड स्पीड पे। सो इफ द विंड स्पीड इज मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल अगेन बी मोर। देखो, तीन फैक्टर्स पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। कम कब होगा? देखो चौथा फैक्टर यहां पर, मान लो आपके पास 1,00,000 करोड़ रुपए हैं, मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता भाई, 1,00,000 करोड़ रुपए हैं, एक दिन के लिए आपको मैंने एकदम अरबपति बना दिया भाई। तो इतना पैसा है आपके पास, और मैं बोलता हूं कि भाई एक काम करना, छोटा सा मेरा ये दुकान से कोई चीज़ ले आनी है, आप ले आओगे, उसके लिए मैं आपको 2 रुपए देने वाला हूँ। मतलब जिस बंदे के पास 1,00,000 करोड़ रुपए हैं, क्या वो छोटी मोटी मतलब 1-2 रुपए के लिए काम करेगा? नहीं, ऑब्वियसली आप तो नहीं करोगे, और कोई कर सकता है, आप नहीं करोगे, राइट? तो यानी कि जिसके, अब नॉर्मली यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि अगर सराउंडिंग की हम बात करें, सराउंडिंग के पास अगर पहले से ही वाटर वेपर है, पहले से ही बहुत भरा हुआ है वो, और अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं वहां पर, पहले से ही बहुत सारा वाटर वेपर है, तो क्या लगता है वो और वाटर वेपर लेने की कोशिश करेगा? नहीं, राइट? तो यानी क्या, मतलब सराउंडिंग के अंदर वाटर वेपर, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, या फिर हिंदी में कहते हैं नमी। तो अगर सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो इवेपोरेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। यानी इफ द ह्यूमिडिटी इज मोर, the rate of evaporation will be less। यहां पर उल्टा डिपेंड कर रहा। ओके, और चैप्टर में क्या कंसेप्ट दिया हुआ है कि भाई कॉटन के कपड़े समर में जनरली हम क्यों पहनते हैं, गर्मियों के मौसम में कॉटन के कपड़े क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उससे हमको काफी ठंडा फील होता है उसमें। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े जो है उसमें काफी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि वो पसीना अब्जॉर्ब करता है, पर्सपिरेशन या हो तो स्वेट को अब्जॉर्ब करता है। तो जब वो स्वेट को अब्जॉर्ब करेगा तो स्वेट फटाफट इवेपोरेट हो पाएगा, है ना? तो यानी अगर कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया जैसे जिसमें मान लो सिंथेटिक है, जिसमें पोर्स ही नहीं है या बहुत कम है, तो अब्जॉर्प्शन कम होगा, पसीना अब्जॉर्ब नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगी। कॉटन के कपड़े में पोर्स है, फटाफट अब्जॉर्ब कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है मॉलिक्यूल्स, जिससे कूलिंग का इफेक्ट होगा। अभी हमने देखा इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, राइट? इसके बाद अर्थन पॉट, यानी मटके में पानी ठंडा कैसे होता है, उसका भी कंसेप्ट यही है। एकदम नया मटका लाके देखो, मजा आ जाएगा। ठंडा पानी कैसे?
और जितना मौसम गर्म रहेगा उतना अच्छा ठंडा करेगा वो। क्या होता है कि मटके में भी पतले पतले मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो पानी अब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से पानी जो है वो बाहर आता है। और पानी बाहर आएगा और जैसे कपड़ों में से, कॉटन के कपड़ों में से इवेपोरेशन होता है, वैसे मटके पे से इवेपोरेशन होगा। और जैसे वो हमको कूल करता था, वैसे यहाँ पर मटका जो है वो अंदर के पानी को कूल करेगा, बिकॉज जो हीट है उस हीट को ही लेके वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर मटके में पानी कूल होता है। और जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, देखो यहाँ पर देखा हमने, जितना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उतना इवेपोरेशन होगा, और जितना इवेपोरेशन होगा उतनी कूलिंग होगी, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है। ड्रॉप्स ऑन आइस चिल्ड वाटर प्लेस इन द बॉटल। मान लो कि हमने फ्रिज में से एकदम बर्फ वाला पानी जो है हमने फ्रीजर में से बॉटल जो है वो निकाला, मतलब ऐसा बॉटल जिसमें हमने पानी रखा था उसको एकदम चिल कर दिया, तो उसको निकाल के बाहर रखोगे, थोड़ी देर में उस पर पानी के ड्रॉप्स दिखने लगते हैं। तो वो पानी अंदर का है कि बाहर का है? ऑब्वियसली ये मटका नहीं है कि भाई इसमें पोर्स होंगे, ये कंसेप्ट अलग है, ये पानी बाहर का है। हमने पिछले लेक्चर में कंडेंसेशन पढ़ा था, तो एक्चुअली मैंने जब ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट बताया, बस सराउंडिंग में वाटर वेपर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन गैस की फॉर्म में। जैसे ही वो बॉटल पूरा ठंडा है ना, तो उन गैस मॉलिक्यूल्स को, आसपास के गैस को वो कंडेंस कर देगा, यानी गैस को लिक्विड बना देगा कूल करके। तो आसपास के गैस जो उस बॉटल के आसपास में है, जैसे मान लो कि ये वो इतना खतरनाक बॉटल बना दिया मैंने, चलो ठीक है, जैसा भी बॉटल बना, तो ये जो आसपास के गैस में फॉर्म में जो वाटर वेपर्स है वो कूल होके और क्या बन जाएंगे, यहाँ पर कंडेंस होके ड्रॉप्स बन जाएंगे। तो बेसिकली वो बाहर के ड्रॉप्स है जो कंडेंस होके उसके ऊपर जमा हुए हैं, ना कि अंदर के वाटर। ओके, तो ये समझ गया। इसके बाद अब ये वाली चीज, ये समझ में आ गया तो समझो कि ऑलमोस्ट यू हैव डन द चैप्टर, दैट इज लेटेंट हीट। क्या है लेटेंट? शब्द का मतलब होता है हिडन। क्या हिडन भाई, क्या छिपाया है यहाँ पर, कौन सी हीट को छिपा हुआ है यहाँ पर कहा गया है वो देखो। तो जैसे सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर वाटर, हाँ भाई सबसे ज़्यादा अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल मेरे लिए तो यही है, मैंने वाटर ले लिया और इसको मैं हीट करने वाला हूँ, लेकिन हीट करने से पहले इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया यूजिंग अ थर्मोमीटर, और टेम्परेचर था इसका 30 डिग्री सेल्सियस। मैं खुश था भाई, ठीक है अच्छी बात है, अब हम इसको हीट करेंगे। हीट करते हुए मैं इसको बॉईल करने वाला हूँ, तो फिलहाल मैंने क्या देखा, एंड सपोज दिस इज 1 kg ऑफ वाटर, या फिर फिलहाल ऐसे ही अज्यूम कर लो आप, 1 kg बाद में हम कंसेप्ट ले लेंगे। फिलहाल मैं जब इस वाटर को हीट कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं खुश हूँ भाई। पहले पार्ट में ऑब्जर्वेशन मेरा ये था कि मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ और उस हीट सप्लाई करने से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हुआ भाई? 30 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक यही हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, मैं भी खुश होता गया, अच्छी बात है। और अब जो है सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। क्या ऑब्जर्वेशन था सर? कि 100 डिग्री आने के बाद अब जब मैं हीट को बंद नहीं किया, मैंने हीट को चालू ही है, हीट कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, इवन आफ्टर रीचिंग दैट 100 डिग्री आने के बाद भी मैं उसको हीट कर रहा हूं, पर अब जो मेरा हीट है वो यहाँ पर टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा, थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं दिख रहा। मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री आने के बाद अब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल। मैं परेशान हो गया यार, हीट मैं सप्लाई कर रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो मेरा हीट जा कहाँ पे रहा है, मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है। तब जाके मेरे को नोटिस हुआ कि एक्चुअली यहाँ पर अब जो मेरा हीट है वो किस काम में आ रहा है, वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आ रहा है। क्या होता है सर फेज ट्रांसफॉर्मेशन? मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिक्विड जो है अब बॉयल होने लगा है, मतलब बॉयल मतलब क्या, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने की जरूरत है। अगर मॉलिक्यूल्स को दूर करना है तो फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तो हमारी जो एनर्जी जा रही है ये उन फोर्सेस को ब्रेक करने में जा रही है, इसलिए वो हीट हमको नोटिस नहीं हो रहा है इन थर्मोमीटर, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बिकॉज वो कोई और काम में लग रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स को, सॉरी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को दूर करने में लग रहा है, वो फोर्स को रिड्यूस करने में लग रहा है। तो इसलिए ऐसे वाली हीट जो नोटिस नहीं हो रही, देखो ऊपर वाली हीट नोटिस हो रही थी तो उसको नहीं, यहाँ पर जो हीट है
जो यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आ रही, जो हमको थर्मोमीटर में नोटिस नहीं हो रही, इस हीट को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये है लेटेंट हीट। अब कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब यहां पर डायरेक्टली मैं बोलता हूं कि भाई लेटेंट हीट जो है वो दो टाइप की होती है। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो मैंने यहां बताया है ना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, उसका एग्जाम्पल ये, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड गैस में बदल रहा है। इसका एग्जाम्पल लेना तो सिंपल है भाई, एक आइस का पीस ले लो और मान लो वहां पर आपने थर्मोमीटर लगा रखा है, उसमें टेम्परेचर दिख रहा है भाई 0 डिग्री। आप क्या करो, इसको हीट कर दो। तो जब आप इसको हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर ना नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर इज नॉट एट ऑल इंक्रीजिंग। मतलब मेरा हीट जो है वो यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम में नहीं जा रहा, बल्कि वो किस काम में जा रहा है? वो इस सॉलिड के पार्टिकल्स को जो बहुत नज़दीक है उसको लिक्विड में यानी मेल्ट करने के काम में आ रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट कर, जिसमें पार्टिकल्स को दूर करने के काम में आ रहा है। जैसे यहाँ पर लिक्विड गैस में बदल रहा था, वैसे यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में बदलेगा ऑन हीटिंग। तो ये हीट यहाँ भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम आ रही है। सो दिस इज मेल्टिंग वाला कंसेप्ट ना, सॉलिड से लिक्विड का। तो ये हो गया आपका मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन यानी मेल्टिंग। अब इसको डिफाइन कैसे करें? डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल है। आप क्या करो, हर सॉलिड का लेटेंट हीट जो है अलग अलग होता है, हर लिक्विड का भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होता है। तो आप क्या करो, 1 kg के हिसाब से डिफाइन कर लो कि भाई 1 kg ऑफ आइस या 1 kg ऑफ एनी सॉलिड, उसको हीट करने में हमको पूरी तरह से उसको हीट करके लिक्विड में बदलने में कितनी हीट देनी पड़ती है। दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड। जैसे आइस का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, हर सॉलिड का अलग अलग होगा। So it is the amount of heat required to convert 1 kg of given solid into या completely into liquid। ठीक है, अब इसमें ये भी होता है, टेम्परेचर का रेंज भी होता है, पर एक्चुअली हमको वो नहीं मेंशन करना यहाँ पर। टेम्परेचर रेंज होता है स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड, है ना। हर सॉलिड का अलग होगा, याद रखें। जैसे मान लो कि आइस को 1 kg आइस को पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट करने में 10 किलो जूल की हीट लगी, तो वो 10 किलो जूल क्या हुआ? वो लेटेंट हीट की वैल्यू हो गई आइस की। सपोज गोल्ड में लगा है 150 किलो जूल, 150, तो वो उसका लेटेंट हीट हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको रट्टा नहीं मार लेना। ओके, यहाँ पर जैसे इधर पे सॉलिड टू लिक्विड है, बस यहाँ पर लिक्विड टू गैस हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन लिक्विड इनटू गैस, कंप्लीटली इनटू गैस, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो भाई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है ऐसी थी, जैसे कि लेटेंट हीट एकदम डिफरेंट, यूनिक था, तो इसको आपने समझा। अगर समझ में आया है तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। और इसके अलावा कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन बाकी टॉपिक्स ऑलरेडी बनी हुई है, आपको जहाँ पर डाउट है आप वो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर कमेंट या फिर रिप्लाई या फिर वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।